आइए आज इक्वेशन अर्थात समीकरण के संपूर्ण बेसिक को सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो है पक्षांतरण या ट्रांसपोजिंग जिसे बोलते हैं उसे जाने, समीकरण के गुणों को जाने, एक चर समीकरण मतलब वन वेरिएबल इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है उसे जाने, दो चर समीकरण अर्थात टू वेरिएबल इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है उसे जाने, द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे हल कैसे किया जाता है उसे जाने। तो कहने का मतलब यही है कि 80% गणित के सवाल, चाहे आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, चाहे आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, चाहे आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, ये जो समीकरण 80% सवाल आपके किताबों के वो समीकरण से बनते हैं, इसे जान लें। साथ ही साथ गणित के सवाल समझ में नहीं आता है, ये अगर समस्या है आपके साथ, तो जानेंगे कि इसका समाधान जो है समीकरण में है। और साथ ही अगर कोई यह कहता है कि सवाल समझ में तो आता है मगर पता नहीं चलता कि शुरू कहां से करना है, तो भी मेरा जवाब होगा रास्ता समीकरण दिखाता है। या अगर आप बोलते हैं कि समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण बेसिक क्या है जिसके बगैर आप समीकरण समझ नहीं सकते, आपको समीकरण कभी भी सही रूप से नहीं आएगा, तो वो है समीकरण का पक्षांतर विधि या ट्रांसपोज मेथड। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि ये वीडियो जो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसे जब भी पढ़ें प्रैक्टिस करते हुए पढ़ें, कृपया एक वीडियो की तरह नहीं देखें। क्योंकि आप उस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, मगर हकीकत में जब आप खुद करने जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी होगी। और देखिए, ये वीडियो जो अभी YouTube के नए नियम के अनुसार ये चैप्टरों में बांटा हुआ है, जो आपके डिस्क्रिप्शन पे दिखेगा, तो आप चैप्टर दर चैप्टर पढ़ सकते हैं। मतलब एक चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा समझा, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर, जैसे ये 5 मिनट में खत्म हो जा रहा है, तो आप समीकरण कितना अहम है इसे समझे। अब अगर कुछ व्यस्तता है उसे कर लेते हैं, फिर दूसरे चैप्टर पे जाते हैं, इस तरह से। और जहां प्रैक्टिस करने की बात अभी आ रही है, तो देखिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां पर इसी वीडियो को काट कर छोटे छोटे टुकड़े में लगाया गया है कि हर वीडियो जो है 3-4 मिनट का वीडियो यही है, और साथ साथ में प्रैक्टिस के सवाल दिए गए हैं, जिससे संपूर्ण तरीके से आप इसकी तैयारी कर सके। पक्षांतरण या ट्रांसपोजिंग समीकरण में एक अहम मुद्दा है, और जिनकी समीकरण या गणित कमजोर होता है, तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा धीरे करेंगे, सो दैट कि आप उसे अच्छी तरह समझ सके, और एनिमेशन कुछ हम इस्तेमाल करेंगे जिससे चीजें और अच्छी तरह बेहतर रूप से आप समझ सके। तो चलिए पहले जो है, हम यहां पर एक समीकरण को देख रहे हैं। मजे की बात है कि यहां पर देखिए कोई x नहीं है, तो भी ये समीकरण है, क्योंकि इसका एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है। ये आपका बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है, ये इक्वल का सिंबल है, और यहां पर इसका दायां पक्ष है। जब दो पक्ष, दो साइड बराबर होते हैं, बीच में इक्वल का सिंबल होता है, उसे ही हम समीकरण बोलते हैं। अब ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है? एक शब्द आ रहा है ट्रांसपोजिंग या पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब होता है हम यहां से किसी संख्या को उठा के अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो फिर उसमें क्या चेंजेस होते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने इस -1 को उठा के यहां पर लेके आए, अब ये देखो इधर जा रहा है, लेकिन अभी ये किस अवस्था में पहुंचा है? ये बराबर के सिंबल के पास पहुंचा है, और इसको उठा के मैंने यहां रखा पहले।
अब इस परिस्थिति में जब ये दाएं जाएगा तो देखिए इसमें चेंजेस हुआ, इसका माइनस हट गया और ये जो है प्लस के सिंबल में चेंज हुआ और ये प्लस इस तरह चला गया। अब देखिए, अब दोनों तरफ पहले 0 0 था, अब ये दोनों तरफ का मान मतलब बाएं साइड का मान और दाएं साइड का मान 1 और 1 हो गया। इस तरह से यह समीकरण बैलेंस हुआ। अब हम एक दूसरी अवस्था पे आते हैं। यहां पर भी देखिए 0 0 है, मतलब ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है, और इसमें भी हम वही करते हैं, एक संख्या को उठा के लेके चलते हैं। जैसे भाग को हमने यहां से उठा के यहां पे रखा। अब ये देखिए, जब भी ये सिंबल होता है, ये अपना उल्टा सिंबल जब चेंज होता है। जब यहां पर से माइनस उठा था, ये प्लस बन के यहां गया था। यहां से भाग का सिंबल उठा तो भाग का उल्टा क्या होता है? डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया है और इसको हमने इधर बैठा दिया, और इधर बैठाने के बाद भी देखिए यहां पे मान में कोई चेंज नहीं हुआ है। कैसे देख लीजिए, आप पहले 1 से 1 को गुणा करते हैं, 1 होता है, 1 से 1 को घटाते हैं तो 0 हो जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी 3 1 को 1 पहले भाग को करते हैं, 1 से 1 को भाग देते हैं, 1 होता है। फिर 3 बार 1 को गुणा करेंगे तो वो भी 1 होगा, 1 से 1 को घटाएंगे वो 0 होगा। इस तरह से पक्षांतर में हमने 2 एग्जाम्पल देखा। अब तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने पहले जोड़ को उठा के लेके गया था, माइनस सिंबल को, फिर हमने डिवीजन के सिंबल को लेके गया था। अब हम समझ लीजिए कि ये एक, यहां पर अगर हम पहले देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कोई आपका सिंबल नहीं है सामने। जब भी कोई अगर एक्सट्रीम पार्ट में होता है कोई संख्या, उसके सामने कुछ नहीं होता है, तो उसे याद रखेंगे, उसे हम प्लस मानते हैं। तो नेचुरली हमसे लाल रंग करके प्लस किया। अब इस संख्या को उठा के हम यहां पर लेके जा रहे हैं। अब जैसे ही ये क्रॉस होके ट्रांसपोज होगा, मतलब पक्ष का अंतर होगा या ट्रांसपोजिंग होगा, तो फिर ये प्लस सिंबल चेंज होके माइनस में हो जाएगा और इधर ये माइनस में आ जाएगा। और देखिए जैसे ही ये माइनस में हो गया, अब देखिए यहां पर जो है इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन दोनों पक्षों के मान में जो है वो चेंज हो गया, वो भी ध्यान देने वाली बात है। अब हम नीचे की परिस्थिति में आते हैं। हमने यहां x रखा है, अब यहां पर हम -1 था, यहां उसको उठा के यहां ले गए। अब ये इधर जाता है तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए गड़बड़ हो गया, ये -1 ही रह गया है। बेसिकली इसको हमें थोड़ा चेंज कर देना है। यहां पर एनिमेशन में ये चेंज नहीं हुआ है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इस गुणे के उठाते हैं। अब ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये भी भाग में चेंज होके ये देखिए यहां पे भाग में आ जाएगा। इधर हम भाग को उठाते हैं, उठाने के बाद जो है ये यहां पर फिर अपना सिंबल चेंज करेगा और ये गुणा में आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से क्या हुआ, हमें x का मान निकल गया जो मान हमें पता नहीं था। तो इसी तरह से मान निकालने की विधि को हम समीकरण कहते हैं, और ये समीकरण जो है यहां पर जो है इस समीकरण का मान जो है x बराबर 1 है। कैसे हुआ, देखिए एक को हम एक से भाग देते हैं तो पहले भाग का काम होता है, बॉडमास को जानना जरूरी है। तो यहां 1 हो गया, यहां पर भी 1 से हमने 1 को भाग दिया तो 1 हो गया, 1 को फिर 1 से गुणा कर दिया, 1 हुआ, ठीक है ना। यहां पर भी हमने किया तो यहां से जब हमने 1 को 1 गुणा किया, 1 - 1 0 हो गया, 0 के साथ हमने प्लस जोड़ा, ठीक है। और यहां पर जो है ये दोनों एक जो है वो 1 हो गया, तो फिर हमने 1 भागा 1 या गुना 1 जो है वो 1 ही होगा। तो चलिए हमने ये समझा, ये समझाने की कोशिश किया मैंने पक्षांतरण में x का, या एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में जाते हैं तो उनका सिंबल जो है कैसे चेंज होता है।
6 मिनट लगे, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित समझ में आया। अब एक सवाल को लेते हैं। अब देखिए यहां पे एक्स नहीं रखा, यहां पे क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। अब हम इसको पहला क्या करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं तो 24 को ये किया, गुना क्योंकि लिख दिया, फिर 114 को लिखा, फिर देखिए भाग जो है, ये भाग को जब उतारेंगे हम, और ये 19 है, ये बॉडमास का रूल हमको करना है, तो फिर क्या होगा, ये 1/19 होगा। कैसे, जरा देख लेते हैं। देखिए भाग को जब हम लेके आए तो ये गुना में चेंज हो गया, और गुना में भाग को जैसे गुना में चेंज करना होगा बॉडमास की पॉलिसी के अनुसार, इसे आपको 1/19 में चेंज कर देना होगा। यहां समीकरण का नियम नहीं, बॉडमास के नियम की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भी तो गणित नहीं कर सकते ना। अब देखिए माइनस क्वेश्चन मार्क हम लिखे, अब हमने बराबर के सिंबल को उतारा, 312 भी उतारा। अब देखिए भाग 13 है, तो इसे भी हमें गुना में चेंज करके ये 1/13 में हो जाएगा, तो हमने इसे इस तरह से उतार दिया। अब देखिए अगर हम 19 को 114 से काटते हैं, पहाड़ा आपको जानना जरूरी है, पहाड़ा के बगैर नहीं होता है। 19 को 114 से काटेंगे तो 6 होगा। 2300 को अगर हम 312 से काटेंगे तो देखो 23 दूनी 26 होगा, 31 से 26 घटाएंगे तो 5 होगा, 13 चौके 52 मतलब 24 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर 6 कट के 6 आया, और यहां पर कट के 24 आया। अभी स्थिति क्या बना, अब 24 को अगर 6 से गुना करते हैं, 4 छक 24 का 24 का 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये जो है क्वेश्चन मार्क जो है ये उतर गया। अब बराबर का सिंबल उतर गया। अब देखो इधर तो केवल 13 को हमने 312 से काटा था तो 24 हुआ, ये 24 आपका उतर गया। अब जो है हमें अब क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है। तो चूंकि ये माइनस है तो बेटर है मैं इसको इधर ले जाऊं, 24 को मैं इधर ले जाऊं। तो फिर हम कैसे करते हैं, देखिए हमने 24 को इधर ले गया, -24 इधर जाएगा तो प्लस होगा, और +24 जो है इधर जाएगा तो ये -24 होगा। अब 144 से हमने 24 घटाया तो क्या होगा, 140, तो क्वेश्चन 120, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया आपका 120। इस तरह से देखिए इस सवाल का जवाब जो है हमें मिला। अब मैं आगे चलते हुए एक बात को बोलूंगा कि पक्षांतर देखने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो छोटी छोटी आपके बाधाएं आएंगी। इन बाधाओं को दूर करके ट्रांसपोजिंग को अगर आप सही तरीके से सॉरी सीख लेते हैं, तो एक बात का निश्चित हो जाइए कि आपको गणित आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है, तो आप वीडियो के साथ जो लिंक अभी नीचे दिया गया है उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10-12 सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो जानेंगे कि हर हाल में आप समीकरण के प्रथम चरण को सही तरीके से सीख लेंगे। आइए अब समीकरण के 4 गुण को हम जानते हैं। ये थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी ये हमें कंफ्यूजन पैदा करता है। 2-4 मिनट लगेंगे, फटाफट हम लोग जान लेंगे। पहला जो है समीकरण के 4 गुणों में पहला गुण जो है, जैसे अभी हमने समझ लीजिए कि कोई एक इक्वेशन किया था जिसमें हमने x बराबर 6 था। अब हमने काम किया, इस 6 के साथ जो है हमने दोनों तरफ देखो 4 जोड़ दिया। हमारे पास समीकरण था x बराबर 6, हमने इसमें दोनों तरफ +4 जोड़ दिया। तो फिर x का मान अगर हम यहां रख देते हैं तो 6 4 10 लेफ्ट साइड में भी हो गया, ये 6 + 4 10, ये भी 6 + 4 10। तो इससे हमारे पास एक लॉजिक निकला कि दोनों तरफ मतलब राइट हैंड साइड ये हुआ दायां हाथ, और लेफ्ट हैंड साइड में समान राशि जोड़ने से इक्वेशन सत्य रहता है।
मतलब x 6 के बराबर था। जब हमने दाएं तरफ 4 जोड़ा, बाएं तरफ 4 जोड़ा, तो भी देखा समीकरण के मान तो चेंज हो गए दोनों तरफ, लेकिन बैलेंस में रहा। यहां x बराबर 6 था, यहां मान चेंज होके दोनों तरफ 10 हो गया, लेकिन दोनों ही तरफ 10 रहा। अब उसी तरह दूसरे गुण को देखते हैं। फिर हम समीकरण को लिखते हैं x प्लस 6, और इसके जो है दोनों तरफ हम 4 घटा देते हैं। तो सीधी सी बात है, 6 से 4 घटाएंगे, x बराबर 6 है, इससे 4 घटाएंगे तो 2 होगा, इधर भी 2 होगा। तो हमने यहां पर एक और भी गुण को जाना कि राइट हैंड साइड दायां हाथ, लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ से समान राशि अगर घटाते हैं तो भी इक्वेशन सत्य होगा। पहले इक्वेशन क्या था, 6 बराबर 6 था, x को अगर मैं 6 लिख देता हूं। अब समान राशि घटाने पर देखा दोनों 2 के मान तो चेंज हो गए, लेकिन दोनों मान समान रहा। उसी तरह तीसरा जो गुण है, उसमें हम फिर इक्वेशन x प्लस 6 बराबर 6 लिखते हैं। अब दोनों तरफ जो है 4 से गुना कर देते हैं। पहले हमने जोड़ा था, घटाया था, अब हम गुना कर रहे हैं। तो फिर हम तो जानते हैं x मेरा 6 है, 6 को इधर से भी गुना करेंगे 24, 6 को इधर से भी गुना करते हैं तो 24, यहां x के जगह पे हमने 6 का मान रखा है। तो हमारे लिए तीसरा भी नियम पता चल जाता है कि दायां हाथ और बायां हाथ में समान राशि गुना करने से भी इक्वेशन सत्य होगा। ये देखने बड़ा आसान है, लेकिन आगे जब हम गणित करेंगे तो देखेंगे कितना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब x बराबर 6, अब हमने दोनों तरफ क्या किया, हमने 2 से भाग दे दिया। हम देखो यहां पे जब भी कर रहे हैं समान राशि को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग देते हैं, इस चीज को जरूर याद रखेंगे। तो फिर क्या हुआ, तो अगर x तो 6 है, 6 को 2 से भागा दिया 3 हुआ, इधर भी भागा दिया 3 हुआ, मान चेंज हो गए, यहां 24 था, यहां 3 था, लेकिन दोनों तरफ बराबर रहा। तो मतलब दोनों तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड समान राशि से भाग देने से भी जो इक्वेशन है वो सत्य रहता है। तो फिर से मैं एक चीज को बोलूंगा कि हमने जो है ये समीकरण के गुण को हमने जाना। चलिए अब हम समीकरण कितने तरह के होते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हल करने के पहले उन्हें भी जानना जरूरी होगा। चलिए अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन, मतलब समीकरण कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जाने। देखिए हमने यहां पर से समीकरण तो 5 तरह के होते हैं, लेकिन हमने सारे समीकरण को यहां पे नहीं दिया है। हमने केवल 3 समीकरण के बारे में लिखा है, क्योंकि ये हमें कंपटीशन के जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे ये मैक्सिमम आते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं आती है, इसके लिए हमने लिखा नहीं है। पहला, जैसे रेखीय समीकरण के अंदर में भी 2 भाग होते हैं, एक चर समीकरण। जैसे हम इस सवाल को लिख रहे हैं तो देखें कि यहाँ पे सारी संख्याएं हैं, लेकिन एक x है जिसका मान निकालना है। तो यहां पर एक चर मतलब एक अननोन फैक्ट है जिसके बारे में हमें निकालना है, तो इसे एक चर समीकरण कहते हैं। अब हम करते हैं 2 चर समीकरण। 2 चर समीकरण का मतलब क्या होता है, जरा हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए यहां पर एक x प्लस वाई दिया है, तो हमें x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। ये बराबर 11 है, और x माइनस वाई, इसमें दो चर समीकरण में 2 समीकरण मिलते हैं, और 2 समीकरण के आश्रय हमें x और y या k और p, मतलब 2 अननोन्स का हमें उत्तर निकालना पड़ता है। अब आते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात, घात मतलब क्या होता है, घात मतलब यह होता है कि किसी संख्या का कितना बार गुना हुआ है। यहां पर जो है हम समीकरण में x की मान निकालना करते हैं, x मतलब अननोन। तो देखिए यहां पर a एक्स स्क्वायर है, या इसको इस रूप में अगर देखते हैं 2x स्क्वायर x है, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, यहां पर x 2 बार गुना हुआ है, तो इसके लिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको भी निकालने की अलग अलग विधियां होती है। अब इसी तरह आप समझ चुके होंगे कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं।
जब x का पावर 3 हो जाए, जिस समीकरण में सबसे ज्यादा पावर 3 हो, तो वैसे को हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए, इसके अलावे भी समीकरण के कई रूप हैं, हम उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, इक्वेशन हल करने के तरीके, अर्थात समीकरण जो है, अगर समीकरण चूंकि अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ट्रांसपोजिंग पक्षांतरण के अलावा भी कुछ और भी विधियां होती है जो अलग अलग इक्वेशन के लिए, अलग अलग टाइप के समीकरण के लिए जरूरत होता है। तो चलिए पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर विस्तृत रूप से जानेंगे। तो पहला देखिए, लीनियर इक्वेशन में हमने बोला था कि एक चर समीकरण होता है, जैसे हमने दिखाया यहां पर, जिसमें एक होता है। तो इसकी जो हम करते हैं, और दूसरा दो चर समीकरण होता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 7। तो इसे हम हल करने के लिए जो है, यहां जब एक चर समीकरण की बात करते हैं तो यह पक्षांतरण विधि से ही हो जाता है, लेकिन दो चर समीकरण को जब करते हैं, पक्षांतरण विधि की तो जरूरत होता ही है, साथ ही साथ हमें विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, या हमें जो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जरूरत होता है। तो मतलब आप अगर एक चर समीकरण की जगह दो चर समीकरण मिलता है और इन दोनों विधियों को सही रूप से नहीं जानते हैं, इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर समीकरण करने में आपको असुविधा जरूर होगा। अब आप दूसरी तरह आते हैं, एक वज्र गुणनखंड विधि भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, मतलब प्रतियोगिता टाइप के एग्जाम में। अब आते हैं उसके साथ साथ ग्राफिक या आलेखी मेथड है, जो आज हम नहीं सीखेंगे, और तुलनात्मक विधि है। तो कहने का मतलब है कि दो चर समीकरण के तो 5 विधियां हैं। बेसिकली हम आज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही ज्यादा करेंगे, क्योंकि 90 या 95% सवाल इसी पे रुके हुए रहते हैं। अब हम आगे आते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं? ये इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसका चर्चा हमने पहले अब भी किया है। तो द्विघात समीकरण को करने के लिए हमें एक गुणनखंड विधि को जानने की जरूरत होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे ये कोई एक सवाल दिया हुआ है, देखिए द्विघात क्योंकि x² है, इसे हम दो गुणन खंडों में तोड़ देते हैं, इसको हम दो गुणे के खंड में तोड़ते, इसलिए गुणनखंड विधि बोला जाता है। और इसमें से फिर माना जाता है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान निकल जाता है, क्योंकि इन दो संख्या तभी शून्य हो सकता है जब इनमें से दोनों संख्या शून्य हो, या इनमें से कोई एक संख्या शून्य हो। दूसरी विधि जो है उसे द्विघाती सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो बेसिकली ये भास्कर ने निकाला था बहुत ही पहले, लेकिन 1029 के वक्त इसमें थोड़ा द्विघाती सूत्र जो है पॉजिटिव संख्याओं को निकालने के लिए इन्होंने निकाला। तो ये हमारे हिंदुस्तानी है, तो हमें थोड़ा सा गर्व महसूस होता है उनका नाम लेने में। तो द्विघाती सूत्र विधि का जो फॉर्मूला है ये आपके पास है। इस फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी हमें सीखना है। तो इस तरह से हमने द्विघाती सूत्र और सारे चीजों को हमने सीखा। अब जो हम आगे के जाएंगे एक एक करके, कैसे किस विधि में किस तरह से हल होगा। आइए अब दो चर समीकरण अर्थात टू वेरिएबल इक्वेशन को हम सॉल्व करने की विधि को जाने। देखिए, हमने एक चर समीकरण जो है, वन वेरिएबल इक्वेशन, तो पक्षांतर विधि से होता है, तो हमने एक सवाल को तो किया ही है पहले। अब हम दो चर समीकरण के विधियों को जानेंगे और एक एक विधि को अलग अलग से जानेंगे। तो देखिए, हमने दो लिया, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 7। अब जो है हम एक विलोपन विधि और दूसरी है जो प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है इसमें से ये दो जो अलग अलग समीकरण मैंने जानबूझ के दो कलर में दिया है,
लाल कलर में है x प्लस वाई बराबर 11 एक समीकरण है, और x माइनस वाई बराबर 7 ये हरे कलर में है। अब देखिए इसमें से मेरे को या तो x को हटा देना है या y को हटा देना है, जिससे हम इसकी आसानी से इसे कर सकें। तो चलिए हम कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो विलोपन विधि में देखिए x प्लस वाई बराबर 11 लिखा, x माइनस वाई बराबर 7 लिखा। अब देखिए विलोपन का मतलब होता है एक को हटाना है। अब सिंपली हमें दिखता है कि अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो y प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो हमने नीचे डंडा खींच दिया। मैं जोड़ रहा हूं तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा, और y जो कट गए, ठीक है ना। और इधर जोड़ा तो 2x, 11 और 7 जोड़ा तो 18 हो गया, तो 2x बराबर 18 हो गया। तो x का मान क्या होगा, चूंकि दो यहां पर गुणा के सिंबल में है, दो अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्रतिस्थापन क्या होगा हमने सीखा हुआ है। तो हम 18 और नीचे 2 आ जाएगा, तो 18 को 2 से काटेंगे तो बराबर जो है 9 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से मेरे को x का मान जो है 9 मिल गया। अगर मैं अब x की मान को इसी किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं समीकरण में, तो नेचुरली मेरे को y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। हमने x के जगह पर देखिए अभी हमें x9 मिला था, तो 9 प्लस वाई बराबर 11 लिखा। तो y बराबर क्या होगा, 9 प्रतिस्थापित होकर इधर जाएगा, 9 की यहां पर प्लस था, प्रतिस्थापन में होके जाएगा तो ये माइनस होगा, तो 11 में से 9 गया तो y बराबर 2। सॉरी ये विलोपन सॉरी ट्रांसपोजिंग होके जाएगा, तो पक्षांतरण होके जाएगा, तो ये होगा। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे किया जाता है, देखो x प्लस वाई बराबर 11, तो यहां से पहले हमने x माइनस वाई बराबर 7, ये मैंने इसको पहले लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, x का मान क्या करते हैं, x का मान हम रखते हैं, y को हम इधर ले जाते हैं, और हमने ये ग्रीन कलर की इक्वेशन को लिया है। तो फिर क्या हुआ, 7 माइनस वाई जो था प्लस वाई में हो गया। अब देखिए इस x के मान को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं इस दूसरे समीकरण के मान में। चलिए कैसे करते हैं, देखिए देखिए यहां पर x प्लस वाई था, ये x के जगह पे अब 7 प्लस वाई जो यहां से मेरे को मान मिला है उस मान को रख दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 7 और y जोड़ के 2y हो गया, 7 प्लस 2y बराबर 11 है। और फिर क्या है, अब ये दोबारा लिख गया है। अब 2y बराबर क्या होगा, 7 से हम 11 से हम 7 घटाएंगे तो 2y बराबर 2 होगा, सॉरी 11 से 7 घटाएंगे 4 होगा, और y बराबर क्या होगा, 2 जो है नीचे चला जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर जब 2 हो गया, अब इस मान y के मान को कहीं हम रख देंगे। तो हमने y के मान को रखा कहां पर, हमने देखो x बराबर 7 प्लस वाई, इस इक्वेशन में हमने इसको लिखा, और y के मान को अभी हमने रख दिया, तो y इस बराबर हमें 2 मिला था, तो 7 प्लस 2, तो x बराबर 9। तो हमने दो अलग विधियों में इस समीकरण को करते हुए देखा, एक विलोपन विधि और एक सब्स्टिट्यूशन विधि। अब इस तरह के दो चर समीकरण को देखते हैं जिसमें 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 है और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 है। ऐसे समीकरण को अगर करना है तो हम इसको कैसे करते हैं जरा देखते हैं। हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, और दूसरे समीकरण को इसके नीचे लिख देते हैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहां पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं तो 2x से 3x हम घटाएंगे तो ये x एलिमिनेट नहीं होगा, 5y से 6y को घटाएं या 6y से 5y को घटाएं तो देखिए पूरा का पूरा तो हटेगा नहीं, 6 से 5 घटाएंगे तो 1y रह जाएगा,
3x से 2x घटाएंगे तो 1x रह जाएगा। ऐसे हालत में जो पहले जो सवाल जो हम किए हैं उससे यहां स्थिति अलग हो जाता है। तो इसको करने के लिए एक स्टेप हमें ज्यादा करना होता है, उसमें ज्यादा ध्यान दें। तो जैसे हमने इस एलिमिनेशन मेथड्स की बात कर रहा हूं, तो देखिए ये 2x प्लस 5y को बराबर 20, ये पूरे के पूरे समीकरण को मैंने 3 से गुना कर दिया। ये 3 एक्चुअली मैंने कहां से लिया? अगर आपने भी पढ़ा है कि समीकरण के समीकरण के गुण में आपने देखा है कि समीकरण के दोनों पक्ष को अगर किसी एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहां पर भी देखो 2x प्लस 5y, इसे भी 3 से गुणा कर दे रहे हैं, 20 को भी 3 से गुणा कर दे रहे हैं। और ये 3 हमने लिया कैसे? हमने यहां पर जो 3 देखा इसके लिए इसको पूरे को 3 से गुणा कर दिया। अब नीचे के समीकरण को इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से पूरे समीकरण को क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि देखो ऊपर हमने 2 देखा था। अब देखो यहां से 3 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6x, 3 को 5 से गुणा किया 15y, 3 से हमने 20 को गुणा किया 3 दूनी 6, 60। अब देखो 2 से जब इसको पूरा गुणा कर रहे हैं तो क्या होता है? 3 दूनी 6x, 2 से जब 6 को गुणा कर दिए 12y, 2 से जब हम 12 को गुणा किए 24। देखो यहां की स्थिति जब हमने गुणा नहीं किया था, ये 2x था और 3x था। एलिमिनेशन में क्या जरूरत था? एलिमिनेशन में है कि हमें x को ये पूरा हटाना है या y को हमें पूरा हटाना है। तो यहां ये हो नहीं पा रहा था। यहां की सिचुएशन देखो, जब हमने ये गुणा वैसे किया तो फिर क्या हुआ कि अब ये भी 6x हो गया, अब ये भी 6x हो गया। तो हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड को अब इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा। अब हमने क्या किया? देखो सब अब घटा रहे हैं तो मतलब यहां सब प्लस है, सब प्लस है तो हमने सब घटा रहे हैं तो सबको माइनस लिख दिया। अब हम 6x से 6x घटाएंगे तो ये दोनों तो कट गए। अब 15y से 12y घटाएंगे तो 3y बचेगा, और 60 से अगर 24 घटाएंगे तो 36 बचेगा। ठीक है ना? अब इसका मतलब y का मतलब क्या होगा? y बराबर हो जाएगा 36/3। तो हमने ऊपर 36 लिखा और 3 को नीचे लिख दिया। तो इस तरह से 36 को अगर 3 से भागा देते हैं, 12 × 36, तो y का मान जो है वो 12 निकल गया। अब जब y का मान 12 निकल गया तो हमें पता चल गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे कि y बराबर हम का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। जैसे हमने 2x प्लस 5y बराबर 20, इसी इक्वेशन को ले लिया। अब हमारे पास y का मान तो 12 आ चुका है यहां पर, तो हम क्या लिखते हैं? 2x प्लस 5 इंटू 12। ये 12 कहां से आया? क्योंकि ये y का मूल्य है बराबर 20। तो फिर 2x बराबर क्या होगा? देखो ये 12×5 = 60, 20 और ट्रांसपोज करेंगे जब इसको, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2x ये बराबर होगा -40 का, है ना? और 2 नीचे चला आएगा, x का वैल्यू होगा। तो ये -40 कहां से आया? 20 - 60। तो इसका अंतर कितना है? 60 से 20 घटाएंगे तो 40। चूंकि माइनस के बाद बड़ी संख्या है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? और ये 2 नीचे चला आएगा। अब 2 से जब 40 को भाग देंगे 20 होगा, और यहां पर -20 होगा क्योंकि सामने माइनस है। तो x इज इक्वल टू -20। तो हमें 2 मान मिल गए। x का मान निकल गया -20, y का मान निकल गया जो है 12। तो आशा करता हूं कि इस तरह के जो सवाल होते हैं जब डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं होता है, जैसे मैंने पहले सवाल में देखा था x प्लस वाई, x माइनस वाई, वहां पे डायरेक्ट एलिमिनेशन हो सकता था। यहां ये डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, जिसके लिए हमें एक स्टेप्स को करना पड़ा। इसे आपको याद रखना होगा। अब एक चीज हम बोलना चाहेंगे,
जो बार बार बोल रहा हूं वो है कि जब भी आप किसी समीकरण को देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तभी जो है आप इसको भली भांति सीख पाते हैं। तो देखिए, इसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस लिंक को फॉलो कीजिए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वेब पेज में जाइए जहां पर आपको ये प्रैक्टिस के सवाल दिए गए हैं। प्रैक्टिस करें और संपूर्णता हासिल करें। आइए अब द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीकों के बारे में विस्तृत रूप से जानें और एक एक सवाल को करके सॉल्व करते हुए सारे ऑपरेशंस को समझें। फिर उस पर हम प्रैक्टिस करके संपूर्ण रूप से चीजों को समझ लें। तो सबसे पहला जो है द्विघात समीकरण का हम जानते हैं, एक गुणनखंड विधि होता है। तो चलिए हम गुणनखंड विधि में एक सवाल को उठाते हैं, 3x² + 7x + 4 = 0। अब देखिए, इसमें जब करना होता है तो क्या करना होता है, देखिए a मतलब x² के पहले की जो संख्या है और यहां की जो संख्या है ये c बोलते हैं इसे। तो x² की संख्या और जिस संख्या में x नहीं होता है, इन दोनों को अलग से लिख दिया और इनकी हम लसा शुरू करते हैं। तो हमने लसा में दिया, देखो 2 से दिया, 3 तो नहीं जाएगा, 4 जाएगा, 2 दूनी 4। अब हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ गए। तो हमने इन रिपोर्ट्स को ऐसे नीचे उतार के लिखा और जानबूझ के एक लाइन में हमने नहीं लिखा, हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमें करना क्या है, देखो यहां पर जब भी आप गुणा करोगे, देखो 4 को 3 से जब गुणा करते हो, यही 3 और 4 लिया था ना, तो 4 और 3 को जब गुणा करोगे तो 12 होगा। यहां संख्या का अरेंजमेंट, आप 2 को 3 से गुणा करो 6, 6 दूनी 12, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 3 से गुणा करो 12, 3 को 2 से गुणा करो 6, 6 को 2 से गुणा करो 12। मतलब एलसीएम में जो गुणनखंड निकलते हैं, वो जिन संख्याओं का आप एलसीएम लेते हैं उनका गुणनफल और गुणनखंडों का गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो ये करने का जरूरत क्या है, मेरे को ऐसे करना है कि जोड़ने पर 7 हो, गुणा करने पर तो 12 होगा ही। तो देखो 3 और 2 को अगर मैं गुणा करता हूं, 3 दूनी 6 और 2, मतलब यहां गुणा में हमने दो पार्ट में करना है। तो 3 और 2 को हमने गुणा कर दिया 6 और ये 2 को रखा अलग से, तो 6 और 2 जो है कितना हुआ, 8 हुआ। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो चाहिए 7x, ये नहीं बैठा। फिर हमने 2 के साथ 2 को गुणा कर दिया, ठीक है ना, तो हमारे पास 4 हो गया और 4 के साथ 3 जोड़ा, मतलब 4 + 3। तो ये क्या हो गया, ये हमने देखा कि ये जो मैंने अरेंजमेंट किया ये 7 के साथ मैच किया। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम देखो 3x², ये 3x और 4x कहां से आया, हमने 7x को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, 4 और 3 में। ये 7x को हमने यहां पे 3x लिख दिया और इसी 7x का ये 4x यहां पर लिख दिया। समझ गए आप, तो इनको जोड़ेंगे और इसे ब्रैकेट के अंदर में रखा। 3x के साथ पहले इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, 4x के साथ इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब देखो दोनों अंदर में 3x दोनों में कॉमन था, तो हमने 3x ले लिया। 3x लूंगा तो या 3x², मतलब क्या था, 3x² कैसे बना था, 3x² 3x गुणा x था। तो जैसे ही हम 3x को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और जब हम 3x को बाहर लिए हैं, यहां तो पूरा का पूरा हमने बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा, 1 बचा। क्यों बचा भाई, क्योंकि गुणे में 4 बराबर हम आप लिख भी तो सकते हैं 4 गुणे 1।
दुनिया के किसी संख्या को 1 से गुना कर दो, वो संख्या तो वही रहता है। तो मतलब 4 बराबर 4 गुने 1। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों में ये प्लस से जुड़ा हुआ है और दो गुणनखंड है। एक गुणनखंड 3x गुना x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड है 4 गुने x प्लस 1। और दोनों में हम x प्लस 1 दो गुणनखंडों में हम देखते हैं कि कॉमन है। तो हमने x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? 3x ये बच गया, जिसे हमने यहां लिख दिया, और हमें क्या बच गया? ये 4 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास ये बराबर क्या है? तो हमारे समीकरण में तो ये बराबर 0 था। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इसमें से कोई 0 है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी शून्य हो सकता है या तो दोनों संख्या शून्य हो, ये बराबर 0 हो, या ये बराबर 0 हो, या दोनों संख्या 0 हो। तो हम पहली अवस्था को लेते हैं। हम मान लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0। अगर x प्लस 1 बराबर 0, अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, x का मान रखना है, तो प्लस 1 को हम इस साइड में ले जाएंगे, तो 0 माइनस 1 0 माइनस x 0 माइनस 1, किसी 0 से कोई संख्या घटाओ जोड़ो एक ही होगा, तो x बराबर -1। और नहीं तो हम मान लेते हैं 3x प्लस 4 बराबर 0। तो ऐसी हालत में क्या होगा? 3x बराबर क्या होगा? -4। वही हम पक्षांतरण करते हैं, +4 को इधर लेके आ गए। अब हमें x की मान लानी है ना, तो x बराबर क्या होगा? फिर डंडा खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि 3 और x गुणे के सिंबल में है, पक्षांतरण में तो 3 नीचे जाएगा, तो इसके लिए -4 को मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा और 3 को मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। इस तरह से देखो x के दो मान निकल गए, x बराबर -1 या x बराबर -4/3। तो समझ लीजिएगा कि कभी भी द्विघात समीकरण के दो आपके x के दो मान निकलते हैं। अब चलिए हम इसे दूसरा भी एक करते हैं, और एक मुसीबत मैंने खड़ा किया तो थोड़ा सा करना होगा। ये जो मैंने लिखा हुआ था इसे मैं मिटा देता हूं, नहीं तो यहीं पे आपके चीजें आ जाएंगे, मतलब टाइप मटेरियल। अब हम इधर भी खींच दिया। अब हम एक दूसरा लेते हैं, 3x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देखिए पहले हमने लिया था, यहां पर क्या लिया था? 3x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0। यहां पर हमने दूसरा समीकरण लिया, द्विघात समीकरण, 3x², यहां प्लस 7x था, यहां प्लस x है, यहां प्लस 4 था, यहां -4 है, बराबर 0। अब ऐसी हालत में क्या होगा? हमें इसे तोड़ना है। देखो मुझे अगर जब तोड़ना है, अब देखो 3 और 4 का तो हमने यहां पे लसन निकाला, अब इसे मिटा देते हैं, पहली स्थिति का इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे संभालना है मुझे। देखो मुझे यहां पर एक आना चाहिए। अब एक आने के लिए हमें क्या करना है? और हम एक दूसरी चीज देखते हैं, हम यहां देखते हैं कि यहां माइनस है, ठीक है ना? तो ध्यान से जरा सुने, हमें ऐसा करना है कि गुना करने पर 12 होना चाहिए, घटाने पर +x होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, गुना करने पर -12 होना चाहिए। क्यों? 3 और -4 को अगर आप गुना करेंगे, 3 गुने अगर आप -4 को गुना करेंगे, तो आपको जवाब में क्या आएगा? जवाब में आपको -12 आएगा, ठीक है? और -12 आएगा ये गुना करने पर, और जोड़ने पर +x होना चाहिए। देखिए यहां पर गुना करने पर 12 होना चाहिए था, 3 गुने 4, क्योंकि यहां पे प्लस था, ठीक है ना?
और जोड़ने पर आपको 7 होना चाहिए था। यहां क्या बोल रहा है, 3 और ये -4 है, तो गुना करने पर -12 होगा और जोड़ने पर आपका प्लस, यहां पे 7 है, यहां पे आप पकड़ लेते हैं 1 है, क्या है कि एक को एक से गुना करेंगे 1 होगा, तो जोड़ने पर आपको +1 होना होगा। तो देखिए गुणनखंड में इसी तरह दो गुणे के खंड में तोड़ना ही बेसिक बात है। तो आप सिंपली देखते हैं कि अगर आप 2 और 2 को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये +4 कर दिया, ठीक है। और 3 को अगर आप माइनस फॉर्म में लिखते हैं और गुना आपने इसे -3 कर दिया, तो ये क्या होगा, -12 होगा गुना करने पर। जो आपके यहां के पहले कंडीशन को पूरा करता है। इस इक्वेशन में बोला ही गया था कि 3 गुना -4 बराबर आपको -12 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो शर्त था, ये शर्त जो है, अगर आप 2 और 2 +4 और -3 में लेते हैं तो -12, ये शर्त पूरा होता है। दूसरा शर्त है कि +1x होना चाहिए। तो नेचुरली अगर आप +4 से -3 घटाते हैं तो नेचुरली जो होगा वो क्या होगा, +1 ही होगा। काफी सिंपल है। तो यहां पर आपका जो है, आपने तोड़ा कैसे, तो देखिए +4 -3 था, इसलिए आपने +4x -4x लिखा। अब देखिए कॉमन निकालना होता है, तो हमने यहां पे तीसरा स्टेप क्या है, इसमें कॉमन निकालना। तो आप यहां से कॉमन निकालते, x को कॉमन निकालते हैं, तो आपने x को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रहा, 3x + 4। यहां पर देखिए -1 है, -4 है। अब आप भी जानते हैं कि अगर -1 ले लेते हैं तो -1 बाहर, मतलब ये माइनस बाहर चला गया तो अंदर प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस को आपने बाहर ले लिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब अंदर क्या है, 3x + 4। अब देखिए ये दो गुणनखंड में बट गया है, ठीक है ना, और दो गुणनखंड को अलग कौन कर रहा है, -1। अब आप क्या करते हैं, 3x + 4 को आप कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए हमने ग्रीन कलर में किया है। तो अंदर क्या रह गया, यहां का x रह गया, यहां का -1 रह गया, क्योंकि आपने 3x + 4 को बाहर निकाल दिया है। तो ऐसी हालत में अंदर में x -1 हो गया, बराबर 0 तो है ही है, यही इक्वेशन खड़ा हुआ। अब देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब उसमें से कोई एक संख्या 0 हो, चाहे 3x + 4 0 हो, या आपका x -1 बराबर 0 हो, या तो दोनों संख्या ही 0, तभी दो संख्याओं का गुणनफल 0 या 0 हो सकता है। तो हमने 3x + 4 बराबर 0 पहला हमने ये माना, तो फिर क्या होगा, 3x बराबर पक्षांतरण करेंगे, +4 इधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो वहां भी पक्षांतरण होगा, -4, और चूंकि 3x का 3 गुना में है तो 3 नीचे चला जाएगा, -4/3। और यहां एक वैल्यू निकला। दूसरा है कि हम x -1 बराबर 0 ले लेते हैं। अगर x -1 बराबर 0 ले लेते हैं तो अगर पक्षांतरण करेंगे तो -1 राइट साइड में चला जाएगा, x बराबर 1 होगा। इस तरह से हमें यहां पर भी दो मान मिला, x बराबर, यहां पर हमें दो मान मिला
और दो मान थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप देखिए इक्वेशन भी अलग है। यहां पर x बराबर -1 -4/3 था, यहां पर x1 का मान निकला, दूसरा मान एक ही रहा -4/3। अब चलिए इसे हम दूसरी विधि में, जो द्विघाती सूत्र विधि जो है, उस पे जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम पहले सूत्र को, जैसे हम इक्वेशन को ले लिए 9x² + 7x - 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें जो है ये हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि 9 को हम a मान के हम ये फॉर्म ax² होता है, 7 को हम b मानते हैं तो ये bx होता है। और यहां हमें एक्चुअली क्या है, ये सूत्र जो है इस इक्वेशन के लिए है। श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया था वो इस तरह के इक्वेशन के लिए दिया था, ax² + bx + c अगर दिया हो तो उसके जो हमने देखा द्विघाती में जो है x के दो मान निकलते हैं, इन दोनों मान को कैसे निकालोगे। हमारे में क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रहा है यहां पर, हमें देखो यहां से अगर हम मिलान करते हैं, यहां ax² है, यहां 9x² है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं a बराबर 9 है। फिर देखो यहां पर bx दिया है, यहां पर 7x दिया है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, b जो है 7 के बराबर है। लेकिन यहां एक लोचा है, यहां c प्लस में है, मेरा जो है c वो माइनस में है। तो c को अगर मैं -2 मान लेता हूं, ठीक है ना, तो यहां पर ये प्लस में हो जाता है, c मेरा -2 है, तो मतलब हम इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं। तो यहां पर अगर हम c को क्या कर रहे हैं, -2 करके इसको ब्रैकेट के अंदर में रख देते हैं, तो इस तरह से मेरा ये प्लस मान आ जाता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी जो यहां पर प्लस और माइनस दिया हुआ था, इसका मतलब है कि x के जो है दो मूल हैं। एक को हमने x1 बोला, जहां पर सारे मान को तो हमने रखा, यहां से केवल प्लस मान को लिया, माइनस को नहीं लिया। दूसरा मूल जो है x2 है मतलब x का दूसरा मान, जिसमें हमने नीचे के माइनस को हमने लिया, यहां के हमने प्लस को नहीं लिया, नहीं तो हर जगह सब बराबर है। अब हमें मान डालना है, तो x1 देखो b मेरा क्या है, b मेरा तो देखो 7 है, अंदर क्या है b², 7 को अगर गुना करेंगे तो 49 होगा, यहां -4ac, मेरा a 9 है, c मेरा -2 है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 चौके 72, तो अंदर मेरा -72, ये 4ac जो है ये -72 है। चूंकि मेरा a 9 है तो 2a बराबर मेरा क्या हुआ, 18 हो गया। अब देखो x2 का मान मेरा वही होगा, केवल यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, और नहीं तो सब कुछ बराबर है। अब 49 के साथ अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -7 + 49 + 72/18, बेसिकली हमने इसी को लिखा है। x2 का भी जो है उसी तरह हमने रख दिया, केवल यहां प्लस है तो यहां माइनस है। अब थोड़ा सा बीच का एक लाइन खींच देते हैं। अब हम देखो 49 और 72 को जोड़ेंगे, 9 2 11 का एक हाथ में रहा, 9 2 1, 4 7 11 और 1 12, 121 हुआ। तो -7 + √121 डिवाइडेड बाई 18, ये एक आंसर हुआ।
दूसरा x2 बराबर -7 -121 √121 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको अगर हम करते हैं तो x1 बराबर क्या है, 121 का अगर रूट ओवर हटाते हैं तो 11 हो जाता है, -7 + 11 बटे 18, और इधर प्लस के जगह माइनस होगा। तो इस तरह से हमारे x के दो मान निकलते हुए जा रहे हैं। 11 से 7 हटाएंगे तो 4 बटे 18 होगा, काट देंगे तो ये 2 बटे 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा जो है x बराबर 18 बटे 18, तो इसे हम काट देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से x का मान 2 बटे 1 मान निकला 2 बटे 9, दूसरा मान जो निकला वो निकला -1, क्योंकि 18 को 18 से काटेंगे तो आंसर आपका -1 होगा। तो इस तरह हमने देखा कि इस द्विघाती सूत्र के दो जो हमने एक गुणनखंड विधि में दो सवाल बनाए और एक जो है सूत्र डाल के श्रीधराचार्य का सूत्र डाल के जो बनाए, समय तो लगा 20 मिनट। अब इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्त तो फिर ये सवाल को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप कुछ भी कहीं किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। तो जब तक इन पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है ये आपका 20 मिनट जो अभी खर्चा किया वो बेमतलब का हो जाएगा। तो देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, इसमें जैसे ही कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जान जाएं, आपको दोनों मेथड में प्रैक्टिस करना है तो आप जान जाएंगे कि आपको द्विघात समीकरण लगाना आ जाएगा और द्विघात समीकरण पे आधारित जो सवाल है उन सवालों को बड़े ही सफलतापूर्वक आप कर पाएंगे और खुद को कभी कमजोर नहीं पाएंगे। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए गणित में कोई कमजोर नहीं होता। यह बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप सही रूप से कोशिश करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि गणित आप सीख ना पाए। गणित अगर सीखना है तो थोड़ा सा धैर्य चाहिए। एक दिन में गणित सीखा नहीं जा सकता है, ये एक सच्चाई है। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है, मतलब पहले जब लोगों ने सीख लिया उस वक्त किसी कारण से आप सीख नहीं पाए, अब सीखने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप जानेंगे सही रूप से अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगा। हर हालत में गणित में विश्व के इतिहास में है, गणित में कमजोर जाने वाले लोगों ने, मतलब समाज ने जिस व्यक्ति को बोला था ये गणित में कमजोर है, वो आगे चलकर इतिहास रचा है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। इसके लिए कभी ना सोचें कि आप गणित में कमजोर हैं। अगर आप सही रूप से प्रयास करते हैं तो सफलता हर हालत में आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो के लिए समय दिया। और अगर ये सही प्रयास लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।